स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। और शायद थोड़ा विवादास्पद भी है ना। हाँ, बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या हमारी सोच, मतलब जो हम सोचते हैं, वो सच में हमारी जेब पर असर डाल सकती है? हम्म। और इसके लिए हमारे पास जो सोर्स है, वो मशहूर किताब द सीक्रेट के कुछ हिस्से हैं। ये किताब इसी आइडिया पर बनी है कि हमारी सोच हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सकती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर कोई सच में अमीर बन सकता है, या ये सब बस अच्छी अच्छी बातें हैं। सही बात है। और ये चर्चा सिर्फ अमीर बनने के टोटकों के बारे में नहीं है। ये पैसे को लेकर हमारे अंदर गहराई तक बैठी सोच, हमारे डर और हमारी भावनाओं को समझने के बारे में है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक जिसे आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो पैसे के मामले में कैसे काम करता है, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। चलिए इसे समझने के लिए सीधे एक कहानी पर चलते हैं जो किताब में दी गई है, जैक कैनफील्ड की कहानी। हाँ, ये बहुत मशहूर कहानी है। वो बताते हैं कि वो एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां उनके पिता हमेशा कहते थे कि अमीर लोग धोखेबाज होते हैं और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। मतलब पैसे को लेकर उनकी पूरी कंडीशनिंग ही नेगेटिव थी। एक तरह का अभाव का माहौल था। हाँ, फिर उनकी मुलाकात होती है डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से। जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरु थे उस समय। बिल्कुल। और स्टोन ने उन्हें एक चैलेंज दिया। हम्म। उन्होंने कहा, एक ऐसा लक्ष्य तय करो जो जो तुम्हें डरा दे, जो नामुमकिन सा लगे। हम्म। उस समय जैक साल में सिर्फ $8,000 कमाते थे, हम्म। और उन्होंने लक्ष्य रखा $1,00,000 कमाने का। सोचिए, 8,000 से सीधा 1,00,000, 10 गुना से भी ज्यादा। और मजे की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं था कि यह होगा कैसे। कोई प्लान नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस एक लक्ष्य था। अच्छा। उन्होंने $1,00,000 का एक नकली नोट बनाया और उसे अपने बेडरूम की छत पर चिपका दिया। छत पर? हाँ, ताकि ये सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले वही दिखे और रात को सोते समय भी। वो हर रोज इसकी कल्पना करते थे कि $1,00,000 कमाना कैसा लगेगा। और इसमें जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो ये है कि लगभग 30 दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। बिल्कुल सन्नाटा। कोई बड़ा आइडिया नहीं, कोई लॉटरी नहीं लगी। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, है ना? सही बात है, लेकिन वो लगे रहे। फिर एक दिन अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उनकी किताब थी जो उन्होंने पहले लिखी थी। हम्म। उन्हें लगा कि अगर वो इसकी 4 लाख कॉपियां 25 सेंट प्रति कॉपी के हिसाब से बेच दें तो वो $1,00,000 कमा लेंगे। दिमाग की बत्ती जली। हाँ, और अब यहां से कहानी और भी फिल्मी हो जाती है। उस आइडिया के कुछ हफ्तों बाद वो एक लेक्चर दे रहे थे, जिसके बाद एक महिला उनसे मिली। अच्छा। उसने बताया कि वो नेशनल इंक्वायरर मैगजीन के लिए लिखती है। ये वही मैगजीन थी जिसके बारे में जैक ने कुछ समय पहले सोचा था कि काश इसमें मेरी किताब का जिक्र हो जाए। अरे वाह। उस महिला ने उनका इंटरव्यू लिया, आर्टिकल छपा, और रातों रात उनकी किताब की बिक्री आसमान छूने लगी। उस साल उन्होंने ठीक $1,00,000 तो नहीं कमाए, लेकिन $92,327 जरूर कमाए। जो लक्ष्य के बहुत करीब था। हाँ। और वो निराश होने की बजाय हैरान थे कि ये तरीका सच में काम कर रहा है। इस कामयाबी से उत्साहित होकर उन्होंने और उनकी पत्नी ने अगला लक्ष्य रखा $10,00,000 का। और कुछ साल बाद उनकी मशहूर किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए उन्हें जो पहला चेक मिला वो ठीक $10,00,000 का था। तो इस कहानी का असली सार क्या है? क्या ये सिर्फ कोई जादू है? मुझे नहीं लगता ये जादू है। स्रोत इसे आकर्षण का नियम कहता है, लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो ये हमारे रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी जागरूकता को फिल्टर करता है। जैसे जब आप एक लाल कार खरीदने का सोचते हैं तो आपको अचानक हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं। हाँ हाँ, ये तो होता है। कारें तो पहले भी वहीं थीं, पर अब आपका दिमाग उन पर ध्यान दे रहा है। शायद पैसों के मौकों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप उन पर फोकस करते हैं तो वो आपको दिखने लगते हैं। मतलब ये अपने दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। बिल्कुल। और जैक की कहानी में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उन्होंने अपना ध्यान इस बात से हटा दिया कि उनके पास क्या नहीं है और इस पर लगाया कि उन्हें क्या चाहिए। और यही इस पूरी फिलॉसफी का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत है ना? कमी की मानसिकता से निकलकर बहुतायत की मानसिकता में आना। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई लगातार सोचेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं खरीद सकता, तो वो असल में और ज्यादा कमी को ही अपनी जिंदगी में दावत दे रहा है। अच्छा, किताब में कुछ मजेदार और थोड़ी अजीब तकनीकें भी बताई गई हैं इसे करने के लिए।
जैसे कि ये यूनिवर्स बैंक वाला आइडिया। हाँ, ये सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है। इसमें कहा गया है कि आप ऑनलाइन जाकर एक खाली चेक डाउनलोड करें, उस पर अपना नाम लिखें, मनचाही रकम भरें और उसे ऐसी जगह चिपका दें जहां वो रोज दिखे। हाँ, और इसके पीछे का जो मकसद है ना, वो सिर्फ चेक को देखना नहीं है। मकसद है उस भावना को महसूस करना जो वो पैसा मिलने पर आपको होगी। अच्छा, मतलब फीलिंग्स पर जोर है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ब्रह्मांड आपकी सोच पर नहीं, आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप जरूरत और कमी महसूस कर रहे हैं तो आप और ज्यादा जरूरत को आकर्षित करेंगे। इस चेक का काम उस भावना को बदलना है। एक और दिलचस्प खेल का जिक्र है, अपने बिलों को चेक मानना। हाँ सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है। मतलब जब बिजली का बिल आए तो दुखी होने की बजाय खुशी मनाएं। हाँ, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। जब भी कोई बिल आता है, ज्यादातर लोगों के पेट में एक बेचैनी होती है, एक डर होता है। ये एक बहुत शक्तिशाली नकारात्मक भावना है। सही बात है। किताब के लेखक कहते हैं कि वो जब भी कोई बिल खोलते थे तो खुशी से उछल पड़ते थे और कहते थे, वाह मेरे लिए और पैसा, धन्यवाद। और वो कल्पना करते थे कि ये बिल नहीं बल्कि एक चेक है। ये तो हिम्मत का काम है। पर इससे होता क्या है? इससे आप पैसे से जुड़े अपने भावनात्मक रिश्ते को बदल रहे हैं। आप डर और चिंता की जगह खुशी और कृतज्ञता को ला रहे हैं। जब आप अपने बिलों को देखकर अच्छा महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक अलग संकेत भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं, मेरे पास इतना है कि मैं आराम से ये सब चुका सकता हूँ। यह उस नकारात्मक चक्र को तोड़ने का एक तरीका है। ये बात समझ में आती है। मतलब हमारी भावनाएं हमारे शब्दों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। वैसे किताब में शब्दों के इस्तेमाल पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, जेम्स रे का एक कोट है कि जब लोग कहते हैं मैं यह नहीं खरीद सकता, तो ब्रह्मांड एक जिन की तरह कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मतलब हमारे शब्द हमारी हकीकत को बनाते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ हवा में नहीं खो जाते, वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमारे विश्वास बन जाते हैं। तो उसका उपाय क्या बताया गया है? किताब में एक 30 दिन के अभ्यास का जिक्र है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। अगले 30 दिनों तक अपनी पसंद की हर चीज को देखकर खुद से कहें, मैं ये खरीद सकता हूं। चाहे वो एक महंगी घड़ी हो, एक शानदार घर हो या कोई लग्जरी वेकेशन। 1 मिनट रुकिए। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता? अगर कोई सिर्फ ये दोहराता रहे और असल में उसके बैंक में पैसे ना हो, तो क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक आम शंका है। इसका मकसद आपको तुरंत जाकर वो चीज खरीदने के लिए उकसाना नहीं है। तो फिर इसका मकसद आपके अंदर की मानसिकता को बदलना है। जैसा कि लीजा निकोल्स बताती हैं, अगर आप हमेशा कमी और अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कभी भी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये अभ्यास आपकी सोच को कमी से संभावना की ओर ले जाता है। मतलब ये एक तरह की मेंटल जिम्नास्टिक है। बिल्कुल। बॉब प्रॉक्टर भी यही कहते हैं कि कर्ज से बाहर निकलो सोचने से आप कर्ज में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि आपका ध्यान कर्ज पर है। आपको समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अच्छा। और उस विश्वास को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में शामिल करना। लॉरेल लैंगमेयर कहती हैं कि पैसा आसानी से और अक्सर आता है जैसे वाक्यों को दोहराना शुरुआत में झूठ जैसा लग सकता है। हाँ, मन तो मानेगा नहीं। हाँ, दिमाग का एक हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे लगातार अभ्यास से ये आपकी मानसिकता का हिस्सा बन जाता है। स्रोत के अनुसार धन एक मानसिकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि जब तक उनके पास पैसा नहीं है, वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस कैसे कर सकते हैं? यहीं पर कृतज्ञता की शक्ति आती है। स्रोत कहता है कि उस चक्र को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन चीजों के लिए आभारी होना जो आपके पास पहले से हैं। जैसे चाहे वो आपके सिर पर छत हो, आपके दोस्त हों या आज सुबह की चाय हो। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप कमी महसूस नहीं कर सकते, और उसी सकारात्मक भावना से आप और अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू करते हैं। और इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली विचार है देने का। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा उल्टा लगने वाला विचार है। जब आप देते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो, तो आप अवचेतन रूप से खुद को और ब्रह्मांड को ये संकेत दे रहे होते हैं कि मेरे पास बहुत है, मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूँ। बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे बड़े परोपकारी भी हैं।
जब वे देते हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड उस खाली जगह को भरने के लिए उन्हें कई गुना ज्यादा लौटाता है। स्रोत में देने और त्याग, मतलब गिविंग और सैक्रिफाइसिंग के बीच एक बहुत जरूरी अंतर बताया गया है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। भरे हुए दिल से देना अच्छा लगता है, आप आनंद महसूस करते हैं, जबकि त्याग में कमी का भाव होता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी कोई जरूरी चीज किसी और को दे रहे हैं। हाँ, और ये कड़वाहट पैदा कर सकता है। इसलिए ये महसूस करना महत्वपूर्ण है कि आप किस भावना से दे रहे हैं, बहुतायत से या कमी से। बिल्कुल। और ये हमें धन की एक व्यापक परिभाषा की ओर ले जाता है। धन का मतलब सिर्फ नोटों की गड्डियां नहीं है। स्रोत में उल्लेख है कि कई लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनके रिश्ते खराब होते हैं, उनकी सेहत खराब होती है। क्या वे सच में धनी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा धन तब है जब जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता हो, स्वास्थ्य, रिश्ते, खुशी और पैसा। तो अंतिम लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक खुश और संतुलित जीवन जीना है। बिल्कुल, जैसा कि मार्सी शिमोफ कहती हैं, लोग बाहरी चीजों के पीछे ये सोचकर भागते हैं कि ये चीजें उन्हें खुशी देंगी, लेकिन ये उल्टा है। मतलब? पहले आंतरिक खुशी, आंतरिक शांति पर काम करना होता है। जब आप अंदर से खुश और भरपूर महसूस करते हैं, तो बाहरी चीजें अपने आप आपकी ओर खींची चली आती हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं, अपनी मानसिकता को मेरे पास नहीं है से मेरे पास बहुत है की ओर मोड़ें। कल्पना और भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करें। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उसे महसूस भी करना होगा। हाँ, और अपनी भाषा बदलें और ये विश्वास करें कि आप समृद्धि के लायक हैं। और याद रखें, देना बहुतायत को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। सच्ची दौलत जीवन के हर पहलू में संतुलन और खुशी से आती है, सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं। अंत में एक विचार जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत कहता है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो एक अंदर का काम है। एन इनसाइड जॉब। हाँ, बाहरी दुनिया तो केवल आपके अंदरूनी विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज किसी को अपनी वित्तीय स्थिति बदलनी है, तो सबसे पहला और सबसे छोटा अंदरूनी बदलाव क्या हो सकता है जिसे वे तुरंत अभी इसी वक्त लागू कर सकते हैं, इससे पहले कि उनके बैंक खाते में एक भी रुपया बदलें। हाँ, शायद ये सिर्फ अपने बटुए में पड़े 10 रुपए के नोट के लिए धन्यवाद कहने से शुरू हो सकता है।